दोपहर 1:15 विजय विक्रम सिंह आशिमा को इंटरव्यू दे रहे हैं। 180 डिग्री का टर्न लिया मेरे जीवन में, और इतने बड़े शो के साथ जुड़ना अपने आप में एक्साइटिंग था। तो जब पहली सीजन में मैं गया 2010 में सेट पे, तो मेरे लिए ऐसा था जैसे लोगों को लगता है कि हम एक ही शो में काम करते हैं तो हमारी यारी होगी, कोई ऐसी वो नहीं है। वेलकम टू हर जिंदगी, दिस इज मी आशिमा जैन। और कहते हैं ना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जो आज मेरे साथ इंसान है, उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। आई हैव द मैन बिहाइंड द बिगेस्ट शो, नरेटर ऑफ बिग बॉस, इट्स विजय विक्रम सिंह। प्लीज वेलकम। हेलो सर। सर, मैं जानना चाहूंगी कि टाइम क्या हुआ है? दोपहर 1:15 विजय विक्रम सिंह आशिमा को इंटरव्यू दे रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में। ओह माय गॉड। तो अभी हम सर ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई? बिग बॉस कैसे आया? इससे पहले क्या कर रहे थे? व्हाट वाज दिस एंड द होल, एंड अभी ओटीटी वन ऑफ द यू आर अभी सी यू डूइंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्टफुल रोल्स। जी जी। तो ये सब कहानी शुरू कहाँ से हुई? लोगों को लगता है कि मैं बॉम्बे आया शायद इस करियर को परस्यू करने के लिए, जबकि सच ये है कि 2006 तक मुझे पता ही नहीं था कि वॉइस में करियर हो सकता है। मैंने एमबीए किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा। मैं एक इंपोर्ट फाइनेंसिंग फर्म में नौकरी कर रहा था, जो कि भारत सरकार का उपक्रम था, यानी कि इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। अब उस नौकरी को करते हुए मेरा ट्रांसफर हुआ मुंबई एट द एज ऑफ 29 इन मुंबई। बाय द वे, मुंबई में उन्होंने मुझे पाली हिल में फ्लैट दिया हुआ था। अच्छा। तो विच वाज बहुत बड़ी चीज है। आज भी बहुत बड़ी चीज है। जब मैं बॉम्बे आ गया तो किसी ने कहा आपकी आवाज अच्छी है। मैंने कहा मैं गा नहीं पाता हूँ। तो अरे भाई, आवाज से बहुत कुछ किया जा सकता है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस आर्ट फॉर्म। और फिर 2009 में मैंने सारी नौकरी छोड़कर आई टुक वॉइस ओवर्स, टुक इट अप एज अ फुल टाइम करियर। डांस इंडिया डांस सीजन 1 मेरा पहला शो था। अच्छा। एज अ वॉइस आर्टिस्ट। 2010 में एक मेल आया जहां पर था कि हम नरेटर की आवाज बिग बॉस के लिए ढूंढ रहे हैं, आप अपनी सीडी दे दीजिए ऑफिस आकर। तो मैं एंडेमॉल में गया और मैंने सीडी दे दी। 2 महीने बाद ऑडिशन के लिए कॉल आया और उसके अगले दिन फाइनल सिलेक्शन हो गया, और ये हुआ कि आप पैसे की बात कर लीजिए। और उसी साल 2010 में अक्टूबर में मैं लोनावला गया। पहला सीजन मैंने किया बिग बॉस का एज द नरेटर ऑफ द शो, जो कि शो का चौथा सीजन था। अच्छा। तो मैं इस शो से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। जब से श्री सलमान खान इस शो से जुड़े हैं, तब से मैं इस शो से जुड़ा हूँ। और इस तरह से ये जर्नी शुरू हो गई। तो मतलब एकदम 180 डिग्री का टर्न लिया मेरे जीवन में, और जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी वो करने का मौका मिला। बड़ा एक्साइटिंग था। बिहाइंड द सीन, मतलब एक तो जिंदगी जो आपकी बिग बॉस की चल रही है, और पैरेलल जिंदगी जो चल रही है आपकी ओटीटी की, एक्टिंग की, वो मतलब सडनली कैसा लगा कि आवाज को चलो शक्ल दे देते हैं एंड टीवी पे भी आ जाते हैं, बहुत सारी सीरीज कर लेते हैं एंड बहुत सारे एक्लेम रोल करे हैं। फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, मिर्जापुर, ताली, ट्रायल। जी जी जी। ये तो मतलब ये शुरुआत है। हाँ। बहुत कुछ आना बाकी है। हाँ। 3-4 एक फिल्म और 3 शोज पाइपलाइन में हैं जो शूट हो चुके हैं, और 2 फिल्में हैं जो शूट शुरू होगी इस महीने से। ये जो था एक्टिंग की तरफ रुझान, ये शुरू हुआ अगेन एक्सीडेंटली। 2015 में मुझे लगा कि आवाज को और बेहतर करना चाहिए, कुछ नया करते हैं। तो किसी ने कहा थिएटर करने से आवाज खुलती। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया। बैरी जॉन सर जो हैं, जो बहुत ही अक्लेम्ड एक्टिंग गुरु हैं, उनके साथ वर्कशॉप करी 3.5 महीने की, और फिर वहां से प्लेस करना शुरू कर दिया। पर कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग करूंगा। ये करते हुए मैं वॉइस ट्रेनिंग भी कर रहा था, लोगों को ट्रेन कर रहा था वॉइस में, एक्टर्स को। और ये करते हुए मुझे मौका मिला मुकेश छाबड़ा जी से मिलने का। उन्होंने ऑफिस बुलाया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं संजना जो उनकी फिल्म में लीड प्ले कर रही थी, उसको वॉइस में ट्रेन करूं। अच्छा। ये बात है 2018 की। और उस ऑफिस में उनको पता चला कि भाई मैं एक्टिंग भी थिएटर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कभी आप ऑडिशन के लिए नहीं आए? मैंने कभी सोचा नहीं कि एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा करेंगे। बोले ऑडिशन करेंगे? मैंने कहा कर लेंगे। तो एक्सीडेंटली उन्होंने मुझे ऑडिशन कर लिया।
और अगले दिन फोन आ गया फैमिली मैन की टीम से कि साहब वो अजीत का रोल है, आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अगेन एक्सीडेंटली ये मिल गया, लेकिन जब ये एक्सीडेंटली मिला, मैंने कैमरा फेस किया तो मुझे लगा कि ये बहुत मजेदार है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। तो मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू करी, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं एक्टिंग की वो सीखनी शुरू करी, और उस तरह से ये जर्नी शुरू हो गई। अब तक का फेवरेट बिग बॉस का सीजन कौन सा रहा है, और कोई ऐसी मेमोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही? मैं पहले सीजन 2 और 3 एज एन ऑडियंस मैंने देखा है, टिपिकल की किसी कंटेस्टेंट के इविक्ट होने पर गुस्सा भी हुए हैं, उनके साथ वो जिंदगी जी है एज एन ऑडियंस। और स्पेशली राजू श्रीवास्तव वाला जो सीजन था, उसमें मैं राजू श्रीवास्तव को बहुत फॉलो करता था। हाँ। और उनको बहुत सपोर्ट करता था, और जब वो इविक्ट हुए तो मैंने कहा था मैं शो नहीं देखूंगा। मुझे नहीं पता था कि अगले साल मैं इस शो से जुड़ ही जाऊंगा। तो इतने बड़े शो के साथ जुड़ना अपने आप में एक्साइटिंग था। तो जब पहले सीजन में मैं गया 2010 में सेट पे, तो मेरे लिए ऐसा था जैसे चाइल्ड इन अ टॉय शॉप। ये भगवान, इतने बड़े बड़े स्टार्स जिनको हमने देखा है वो सब ऐसे घूम रहे हैं। वो सेट जो मैंने टीवी पे देखा है वो मैं सामने देख पा रहा हूँ। वो एक्साइटिंग था, ऑब्वियसली वो मेमोरेबल था। सीजन 6 मेमोरेबल था क्योंकि कंटेंट वाइज बहुत ही वोलेटाइल, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया सीजन था। सीजन 10 बड़ा मजेदार था। तो फिर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाता है। आपको लगता है कि थोड़ा डिटैच होके भी शो से जरूरी है रहना, क्योंकि आप नरेट कर रहे हो शो को। करेक्ट। सलमान खान से मिलना हुआ है, उनके साथ कुछ इंटरेक्शन, या कभी उनके साथ कोई ऐसी उनके साथ कोई मेमोरी? बहुत फॉर्मल इंटरेक्शन। पहली बार 2010 में मिले थे, मेरा बर्थडे था। मेरे उस दिन की शूट थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई मिलवा दे मुझे। वो बड़ी मेमोरेबल चीज थी मेरे लिए। मैं नाचते कूदते घर फोन कर रहा था, मैं सलमान खान से मिला था। उसके बाद 2-3 बार मिले हैं। और ऐसी लोगों को लगता है कि हम एक ही शो में काम करते हैं तो हमारी यारी होगी, कोई ऐसी वो नहीं है। बहुत फॉर्मल हेलो हाय। जो पार्टीज वगैरह होती है बिग बॉस की, जो आफ्टर पार्टीज होती हैं शो के बाद, उस पे कभी? एक बार, आई थिंक सीजन 8 की बात है, हम वो पार्टी चल रही थी और ही एंटर्ड द पार्टी, सडनली स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स अस। और आप यकीन मानिए एकदम फिल्मी सीन था, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को देख के कह रहे नहीं नहीं हम लोग की तरफ नहीं आ रहे। आई थिंक ही मस्ट बी कमिंग टू मीट समवन एल्स, एंड ही वॉक्स राइट अप टू अस। और क्या हाल है। हमें तो यकीन ही नहीं, मेरे बाप रे। तो वो हाँ, ये बड़ी मेमोरेबल सी चीज थी कि टू मीट हिम लाइक दैट। There was a phase in your life that when you were dealing with depression. My life goal was very different when I was young. तो मैं कुछ करना चाहता था, एक पर्टिकुलर करियर बनाना चाहता था आर्मी में। और वो पहली बार जब मैंने रिजेक्शन फेस किया 19 साल की उम्र में, मैं उसको आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट, आई कुड नॉट टेक इट पॉजिटिवली, और मैं डिप्रेस हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। और उससे भी खराब चीज़ मैंने ये करी कि उस डिप्रेशन का इलाज मैंने अल्कोहल में ढूंढा। और डिप्रेशन और कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी नशा, बहुत ही डेडली कॉकटेल होता है। मैं भयंकर अल्कोहलिज्म से फिर मैं जूझा हूँ 6 साल, अपनी खुद की कमजोरी की वजह से। माई ओन इमोशनल वीकनेसेस लेड मी टू सिवियर डिप्रेशन एंड सिवियर अल्कोहलिज्म, सो मच सो कि मैं मरते मरते बचा। इतनी, मतलब मैंने 6 साल में। और ये कौन सी एज? 19 साल से 26 साल की उम्र। अच्छा। 26 साल की उम्र में मैं अस्पताल में एडमिट हो रहा था, जहाँ पे मेरे सामने डॉक्टर कह रहा है कि ये ऑर्गन इनके नहीं काम कर रहे हैं, इनके बचने के 15% चांस है, आप कहें तो इलाज करें, वरना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि पैंक्रेटाइटिस जो मुझे हुआ था, सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विद रीनल फेलियर, उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें सिर्फ आपको सपोर्ट पे डालते हैं और दे जस्ट होप कि आप रिकवर करें। एवरीथिंग दैट हैपेंस, जैसे जॉन एलिया साहब कहते हैं ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो शायद मुझे वो हादसा जरूरी था अपनी लाइफ में, टू कम बैक टू सेंसेस। सडनली मुझे एहसास हुआ कि अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा था। ईश्वर की दया थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, माँ बाप के प्रयास थे कि बच गए। बट उस बचने के साथ ही बहुत बड़ा चेंज भी आ गया। सोच बदल गई। फ्रॉम अ डिप्रेस्ड माइंडसेट, फ्रॉम अ नेगेटिव माइंडसेट, आई चेंज इनटू कंप्लीटली पॉजिटिव आउटलुक। अब सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्रा ये है कि पहली चीज तो सक्सेस के पीछे तो आप भाग ही नहीं सकते, सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड होना है आपको, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। वो एक सक्सेस मंत्र बहुत बड़ा है।
जो सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ डिटैचमेंट टुवर्ड्स रिजल्ट, हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं। और वही मेरे जीवन का मंत्र है। सक्सेस फेलियर का मंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक जीवन का मंत्र है कि जो आपके हाथ में है वो आप अच्छे से कर दीजिए, बाकी एवरीथिंग एल्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और इफ इट डजंट, if you're aiming for this and you don't get this, then just remember कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो उससे भी और भी अच्छा। मेंटल हेल्थ और एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर कितना साथ साथ चलते हैं? हमारे सोसाइटी में दो चीजें हैं, एक तो सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं हम लोग और फेलियर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, और दूसरा मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को अब थोड़ी अवेयरनेस आने लगी है, वरना वो चीज जो है उसको हम छुपाते थे। मैं दोनों चीजों से गुजर चुका हूँ, मैं दोनों चीजों के नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत बुरी तरह गुजर के आया हूँ। ये बात करना बहुत जरूरी है कि आप क्या फील कर रहे हो, ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि बीइंग वल्नरेबल इज ओके। लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग स्ट्रांग, यू कैन नॉट बी, देयर विल बी फेजेस इन योर लाइफ जहां पर आप वीक होंगे, एंड इट्स ओके टू क्राई फॉर अ मैन, इट्स ओके टू यू शुड क्राई, यस, बिकॉज वो निकलना बहुत जरूरी, वरना वो तेजाब बन जाएगा। और वो सब इसीलिए होता है कि हम एक फेक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ में जी रहे हैं। हमको ये बताया गया है शुरू से ही कि बीइंग स्ट्रांग मीन्स नॉट टू रिवील योर वल्नरेबिलिटी। वो एक शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है, और गम हो या खुशी दोनों ही बस कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, ना हंसना है ना रोना है। तो ये बताना लोगों को कि गम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, फेलियर्स, सैडनेस, ग्रीफ, ऑल दैट इज एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ एज इज हैप्पीनेस। हमेशा खुशी चेज करना जरूरी नहीं। Plus, the fact that I am vulnerable and the fact that I need to speak about it is very, very important. और वो तभी हो सकता है जब आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरे साथ थोड़ी सी कुछ इशू चल रहा है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उसके बारे में बात भी कर पाएंगे। And it's okay to go to a counselor. वापस आते हैं बिग बॉस पे, क्योंकि बिग बॉस सीजन 17 आ रहा है इस बारी, एंड इस बार के प्रोमोज बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। सलमान खान इज टॉकिंग अबाउट दिल, दिमाग और दम, मतलब ये है इस बार शो का कॉन्सेप्ट। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और क्या लगता है कि इस बार ऑडियंस जितना पिछला सीजन बेहतरीन गया है, क्या इस बार भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही है ऑडियंस, और क्या इस बार ही हम भी आपको घर के अंदर देखेंगे? लास्ट ईयर वी सॉ यू इन द हाउस, जब सुबुल को बहुत सारी चिट्ठियां पढ़ी मैंने। हाँ, अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये क्रिएटिव कॉल है, ये मेरे हाथ में नहीं। हम तो कठपुतली हैं, जैसा नचा दिया जाता है नाच लेते हैं। और द सेम गोज ट्रू फॉर माय वॉइस ओवर्स आल्सो। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द शो, मैंने जैसे पहले कहा था ना कि अब मैं एक न्यूट्रल स्टेट में, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज गुड टीआरपीस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी और ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी शो की, खूब सारा पसंद किया जाएगा। और अगर मुझसे कहा गया कि घर में जाइए तो जरूर जाएंगे और कुछ नया, कुछ अलग करके आएंगे। अच्छा, अगर मौका मिले कि बिग बॉस के अंदर ऐसा कंटेस्टेड जाने का, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी या क्या रणनीति होगी? जाना चाहोगे पहले तो ये बताओ। 14 साल कर लिया है शो एज द वॉइस, तो इस शो को करने के लिए जिस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए वो शायद मेरे अंदर है नहीं। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ टू बी इन द हाउस। और एक निदा फाजली साहब का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 15-20 आदमी, जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना, तब जजमेंट पास करिए कि। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर के 15-20 आदमी जो है वो लोगों को दिखाई दें, क्योंकि वो जो 15-20 अंदर छुपे हुए हैं ना, वो छुपे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। On that note, it was an amazing conversation with Vijay Vikram Singh. Do watch Big Boss season 17, and he's the man. And I would like VVS to do the closing of the show. हाँ, आगे देखिए हर जिंदगी पर विजय विक्रम सिंह का आशिमा के साथ इंटरव्यू। और भाई ऐसा है कि लाइक, सब्सक्राइब
ये करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत, वरना क्या पता हम घर आके लाइक सब्सक्राइब करवा लें आपसे, है ना। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you so much. This is me, Ashma Jain, signing off.